ओके बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो न्यूटन सेकंड लॉ से लिया गया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जो दो बॉडीज़ हैं उसमें एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। बच्चों, आपको ये कहा गया है कि जो फोर्स है ए की वजह से और बी की वजह से, दोनों की वजह से जो फोर्स है वो सेम है, इक्वल फोर्सेस। तो आपने सबसे पहले एक तो ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस से इंतहाई आसानी से टैकल हो सकता है। पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं और फिर बाद में इसको कॉमन सेंस से आसानी से समझते हैं। एफ ए इज़ इक्वल टू एफ बी, ये पॉइंट जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन हुआ है। इक्वल फोर्सेस एफ एक्ट ऑन आइसोलेटेड बॉडीज ए एंड बी। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें कहता है कि एम ए, क्लियर। तो बच्चे एम के साथ ये ए आ जाएगा और एक्सेलरेशन के साथ बी ए आ जाएगा, इज इक्वल टू एम बी, मास ऑफ द सेकंड बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड बॉडी। ये ऑलरेडी हमें बताया गया है कि फोर्सेस जो दोनों बॉडीज़ पे है वो सेम है। सो अब हमने क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में आप लोगों को नज़र आ रही है उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हमने पुट करना है। द मास ऑफ द बी इज़ 1/5 टाइम्स ऑफ ए। मास ऑफ द बी, सिंपली आपने बी की बजाय यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 1/5 टाइम्स, 1/5 टाइम्स आ जाएगा बच्चे। और 5 टाइम्स जैसे आप लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो कटिंग आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आ जाएगा मास, जो मास ऑफ बी है वो 1/5 टाइम्स है मास ऑफ ए का, क्लियर। एक्सेलरेशन ऑफ बी, मास ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए। आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी 1/5 एक्सेलरेशन ऑफ बी। बच्चों, ए इज़ द बेस्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअली समझते हैं, इंतहाई आसान है। अगर दो बॉडीज़ पे फोर्स सेम होगा तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। अगर दो बॉडीज़ पे फोर्स सेम होगा तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस पे एक्सेलरेशन कम होगा। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो आपस में बराबर हैं, और जब भी एक्शन रिएक्शन एक्ट होते हैं या दो बॉडीज़ के दरमियान होते हैं तो जो बॉडी जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। सफ़र हमेशा वही बॉडी होगा जिसका मास कम होगा। आप इसको आसानी से फर्स्ट ही लाइन में इसको आसानी से पिक कर सकते हैं। अगर फोर्सेस सेम है और एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी से 5 टाइम्स कम है तो जिस बॉडी का मास 5 टाइम्स कम है तो उसका एक्सेलरेशन 5 टाइम्स ज़्यादा होगा, या जिस बॉडी का मास 5 टाइम्स ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन 5 टाइम्स कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अ बॉडी इज मूव थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 व्हेन द बॉडी कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स द साउथ। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अगर आप किसी ख़ास डायरेक्शन में 10 मीटर तक जा रहे हैं या 15 मीटर तक जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाए तो आपने इनिशियल पॉइंट की तरफ वापस आना होगा। द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हेन द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द हाइट देन विच वन इज ट्रू। बच्चों, हाइट और रेंज की जो इक्वेशन है, हाइट की इक्वेशन vi² sin स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और रेंज की जो इक्वेशन है vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, उन दोनों इक्वेशन से कलेक्टिवली हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जो कि बराबर है r इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। टाइम के कमी की वजह से हम इस इक्वेशन को यहाँ पर डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन ईटा के स्टूडेंट के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले इन फार्मूलेज को क्लियर करें। अब हमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, व्हेन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/4
ऑफ द हाइट, अगर ये रेंज जो है, ये रेंज जो है, ये अगर हाइट से 1/4 हो जाए, जिसका मतलब है कि हाइट जो है बच्चे वो रेंज से ज़्यादा हो गई है। एक तो हम ये बात जानते हैं कि रेंज हाइट के 4 टाइम्स तब होगा जब एंगल 45 डिग्री होगा। यहाँ पे उसका उलट है, यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि हाइट अगर रेंज के 4 टाइम्स हो जाए या रेंज अगर हाइट से 4 टाइम्स कम हो जाए तो एंगल के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं कि एंगल के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। एच बच्चे, एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 4 4 16 आ जाएगा। तो बेस्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। बच्चे याद रखें, ये जो इक्वेशन है ये आप दोनों इक्वेशन से आसानी से डिराइव कर सकते हैं। एंड r इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। अगला क्वेश्चन है, a body is moving with momentum of 100 kg meter per second. What is the magnitude of force required to stop this body in 25 seconds? तो ज़माने मशहूर इक्वेशन है and that is F is equal to del P divided by del theta, del T. Del P divided by del T. Del P divided by डेल टी। अब देखें बच्चों, यहां पे क्या है, बॉडी इज मूविंग विद मोमेंटम ऑफ 100 kg मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू स्टॉप दिस बॉडी? तो सिंपली अगर देखा जाए मोमेंटम यहां पे क्या है, 100 के बराबर है। टाइम उन्होंने खुद कहा है कि 25 के बराबर है। तो अगर देखा जाए हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो होगा 4 न्यूटन। क्लियर? ओके। डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो बराबर है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। इसमें एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमने इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया है। इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप डबल करेंगे तो आप इसको पहले थोड़ा सा देख लें कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा इनिशियल वेलोसिटी जो है, वो जो नई इनिशियल वेलोसिटी है वो पुरानी इनिशियल वेलोसिटी के 2 टाइम्स हो गई है। तो अब देखते हैं कि हाइट कितना होगा। सो चले, नया हाइट बराबर है, चेक करें, इज इक्वल टू वी आई डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। मैंने यहाँ पे हाइट पे डैश पुट किया है और इनिशियल वेलोसिटी पे डैश पुट किया है। डैश पुट करने का रीज़न जो है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो डबल होगी। थीटा और जी की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। हाइट इज इक्वल टू वी आई की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2vi जो नई वैल्यू है और स्क्वायर भी उस पे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। 2 2 4 आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यहाँ से हम अगर एक और पेन से इसको मेंशन कर दें और आपसे ये पूछें कि इसकी शक्ल किससे मिलती है, तो इसकी शक्ल पुराने हाइट से मिलती है। तो नया हाइट जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा पुराने हाइट के। इसका मतलब है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी तो हाइट 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। इनिशियल वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज होगी तो हाइट 9 टाइम्स इंक्रीज होगा। इनिशियल वेलोसिटी अगर 5 टाइम्स इंक्रीज होगी तो हाइट 25 टाइम्स इंक्रीज होगा।
neglecting the effect of air resistance, how long a stone takes to drop off a 125 meter high building lands on the ground, take g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हाइट का भी डिटेल में जिक्र है, जो इससे पहले एमसीक्यू था, और टाइम के बारे में भी है। अगर आप किसी भी हाइट, किसी भी बिल्डिंग पे खड़े हैं और वहाँ से एक बाल को फेंका जा रहा है, तो याद रखें अब 5 सेकंड तक तो मस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाइट क्या होगी। बहरहाल इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको हम इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई 0 हो जाएगा और हम यहाँ पे 1/2 और ए की जगह जी पुट कर देंगे। क्लियर? हमें एस दिया गया है और हमसे टी मांगा गया है, तो एस की जगह 125 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, जी की जगह हम 10 पुट कर सकते हैं और जो टी स्क्वायर है वो उसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 1 2 5 5 1 5 और स्क्वायर रूट से यहाँ पे 5 सेकंड आ जाएगा। क्लियर? बच्चों 1 सेकंड में जो हाइट है वो 5 मीटर है, 2 सेकंड में 20 है, 3 सेकंड में 45 है, 4 सेकंड में 80 है और 5 सेकंड में 125 है। 5 सेकंड तक स्टूडेंट को ये याद होना चाहिए, बल्कि आपने इसको समझना है। वेट ऑफ द बॉडी इज 120 न्यूटन एंड इट्स लिफ्टेड टू हाइट 10 मीटर। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज, इंतहाई आसान है। अगर आप एक बॉडी लें और उसको कितने हाइट तक, 10 मीटर तक ऊपर लेके जाएं, तो डेफिनेटली आप ज़मीन के अगेंस्ट उस पे काम कर रहे हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं एक्चुअली वो काम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे ये जो काम है ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और ये वर्क जो है बच्चे ये F.S के बराबर है। F की बजाय अगर देखा जाए आप ज़मीन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और S की जगह पे H आ जाएगा। mg उसने कहा है कि 120 न्यूटन के बराबर है। साथ में इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट को जो कि 10 के बराबर है, और यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा बच्चों 1200 जॉल इज़ द आंसर। अगर आप 120 न्यूटन जो है वो एक्चुअली 12 kg मास को बोलते हैं, और 12 kg मास हम डे लाइफ में आसानी से हम इसको टैकल कर सकते हैं। अगर आप 12 kg मास को 10 मीटर हाइट तक लेके जाते हैं तो आप जितना काम कर रहे हैं साइंस की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में हम उसे 1200 जॉल के नाम से जानते हैं। 200 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन 8 kg क्रिएट दैट स्टार्ट्स, कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं बच्चों, बाकी आप लोग समझदार हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट हैज गॉन 2 मीटर, द रेट एट विच द फोर्स इज डूइंग वर्क। सबसे पहले तो आपने इस MCQ में यह समझना है कि मांगा क्या गया है। बच्चे मांगा गया है द रेट एट विच द वर्क डन, द रेट एट विच द वर्क डन, या डेल W डिवाइड बाय डेल T। इसका मतलब है कि आपसे पावर मांगा गया है। तो पावर की जो इक्वेशन है जो हम जानते हैं वो तो है W डिवाइडेड बाय T, लेकिन अगर यहाँ पे डेटा में देखा जाए बज़ाहिर T हमें नज़र नहीं आ रहा है और ना हमें यहाँ पे वर्क नज़र आ रहा है। वर्क हम फाइंड कर सकते हैं, T यहाँ पे नहीं है। हम एक और इक्वेशन की तरफ जाएंगे जो कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे F.S आ जाएगा, S/T से वेलोसिटी आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास पावर की दूसरी इक्वेशन आ जाएगी।
जो कि एफ डॉट वी के बराबर है। अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वी नहीं है। हम वी को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, तीसरी इक्वेशन ले लेंगे। तीसरी इक्वेशन जो है वो है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एफ माइनस वी स्क्वेयर आई। 2 अगर देखा जाए तो है, एक्सेलरेशन में फोर्स और मास से मालूम करूंगा। s 2 मीटर हमारे पास मौजूद है, v यहां से मालूम हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बच्चों 2 अपनी जगह पे आ गया है और एक ही जगह पे मैंने लिख दिया है f डिवाइडेड बाय m। s अपनी जगह पे आ गया है, v जो कि मेरा टारगेट है और vi 0 है। पुटिंग द वैल्यू एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पीड। बच्चों फोर्स जो है वो 200 के बराबर है, मास जो है वो 8 के बराबर है, s जो है वो 2 के बराबर है, v की वैल्यू अभी आ जाएगी। क्लियर? ये आ जाएगा 2 1 ज़ा, ये आ जाएगा 4 ज़ा, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा, ये आ जाएगा 2 ज़ा, ये आ जाएगा 1 ज़ा, ये आ जाएगा 100 और अंडर रूट से आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी फाइंड हो गई है। अब क्या करेंगे, फोर्स जो है वो एक्चुअली 200 के बराबर है, 200 के, और वेलोसिटी 10 के बराबर है। तो सिंपली जो आंसर आ जाएगा दैट इज 2000 वाट। 2000 watt is the answer. Which of the following body has the largest kinetic energy? Kinetic energy हम जानते हैं कि उसकी इक्वेशन जो है वो बच्चों बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 2 mv स्क्वायर। आप इसमें m और v की वैल्यू पुट करें, जिसके लिए प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। v यहाँ पे v स्क्वायर 1 3, इससे जो प्रोडक्ट आता है पहले वाले से वो 3 है, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे क्या है 4 3 ज़ा 12, यहाँ से 12 आता है, 3 3 ज़ा 9 और जब इसके साथ आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो इसका आंसर जो है वो सबसे ज़्यादा आता है। क्लियर? ओके, 2 kg ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, अब यहाँ से एक बॉडी को रिलीज किया जा रहा है। बच्चे आप किसी भी टावर पे खड़े हैं और वहाँ से आप एक मास को गिरा रहे हैं। आप किसी भी टावर पे खड़े हैं और वहाँ से आप एक मास को गिरा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस टावर तक इस मास को ले जाने के लिए आपने काम किया है, और जब आप काम करेंगे तो ये काम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, तो चले पहले ये एनर्जी मालूम करते हैं। ये एनर्जी जो है ये एक्चुअली बराबर है mgh। m जो है बच्चे वो बराबर है 2 के, g को मैं 10 लेता हूं और h मेरे पास 8 आ चुका है। सो 10 2 ज़ा 20 एंड 28 ज़ा 160 जाउल। अब जब मैं इस बाल को ऊपर लेके जा रहा हूं तो मैंने इस पे जो काम किया है वो 160 जाउल है। जब मैं इस बाल को रिलीज करूंगा तो रिलीज करने के बाद 60 जाउल एनर्जी एयर रेजिस्टेंस हमसे ले लेगा। एयर रेजिस्टेंस इस बाल को रोकेगा और वो रोकने में कुछ एनर्जी को ज़ाया कर देगा। तो जो एनर्जी रह गई है इसके पास, वो जो एनर्जी रह गई है एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी, जो कि बराबर है 160 माइनस 60। असल में तो ये होना चाहिए कि लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक, लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक। लेकिन काइनेटिक कह रहा है कि मुझे वो एनर्जी नहीं मिली जो पोटेंशियल लॉस कर रहा है। हमने जब पता किया तो वो एनर्जी पोटेंशियल जो लॉस कर रहा है तो वो पार्टिकल्स, कोलिजन, हीट एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा में यूटिलाइज हो गई है, और जो काइनेटिक एनर्जी बाल को मिली है दैट इज 100 जाउल। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इसकी स्पीड क्या होगी। सो हाफ mv स्क्वेयर। m जो है वो 2 के बराबर है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बच्चों
v स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 और 100 का स्क्वेयर रूट यहाँ पे 10 आ जाएगा एंड द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर. Speed meter of a car shows 35 kilometer per hour. Angular speed of the wheels having 0.5 meter radius is. जब गाड़ी का पहिया रोटेट होता है तो गाड़ी आपको ट्रांसलेट करता है. गाड़ी का पहिया रोटेट होता है, गाड़ी आपको ट्रांसलेट कर रहा है. हम अगर गाड़ी के पहिए का रेडियस मालूम करें और रोटेशन मालूम करें तो हम उसके स्पीड मीटर की स्पीड मालूम कर सकते हैं. और अगर हमें स्पीड मीटर दी जाए जैसे कि इस क्वेश्चन में है और रेडियस दिया जाए तो हम एंगुलर स्पीड मालूम कर सकते हैं. तो याद रखें बच्चों, एंगुलर स्पीड बराबर है v डिवाइडेड बाय r. v जो है वो बराबर है 35 किलोमीटर पर आवर और जो रेडियस है बच्चों वो बराबर है 0.5 मीटर. आपने याद रखना है, इसको इन यूनिट्स को आपने कन्वर्ट करना है. आप जब यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर की जगह पे आ जाएगा 1000 मीटर, 0.5 अपनी जगह पे आएगा और घंटे की जगह पे 3600 सेकंड आ जाएंगे. ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो रह जाएगा आपके पास बच्चों 35 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 36. पॉइंट आप हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा. यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई 10 और 10 ऊपर चला जाएगा. यहाँ पे 5 रह जाएगा एंड 36 आ जाएगा. 5 को आप आसानी से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं. ये 35 और ये 36 ऑलमोस्ट आपके पास कट जाएंगे और 10 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 20 रेडियन पर सेकेंड आंसर आ जाएगा. बच्चों आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता चलूँ. याद रखें बच्चों, कुछ चीज़ें आपने समझनी है जैसे 36 किलोमीटर पर आवर ये 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है. ये 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है. आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरह 72 किलोमीटर पर आवर ये बराबर है बच्चे 20 मीटर पर सेकंड के. तो 10 मीटर पर सेकंड 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर है और यहाँ पे इन्होंने दिया है 35 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब है कि दिस स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ओके. एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आवर फॉर डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ. हमारी ज़मीन जो है वो मुसलसल रोटेट हो रही है. आपसे ये पूछा गया है कि एक घंटे में ये कितना एंगल कवर करती है. एक घंटे में, अगर ये लेक्चर एक घंटे का है तो ये लेक्चर स्टार्ट होने से लेके लेक्चर एंड होने तक ज़मीन ने जितना एंगल बनाया है वो इस क्वेश्चन का की डिमांड है. आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो थीटा डिवाइडेड बाय आर के बराबर है. क्लियर? थीटा ज़मीन जब एक रोटेशन पूरा करता है तो वो 2 पाई रेडियन एंगल कवर करता है. सॉरी, थीटा बाय टी के बराबर है. सॉरी फॉर दैट. यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा. और ज़मीन जब एक चक्कर पूरा करेगा बच्चों तो 24 आवर्स लगेंगे. और यहाँ पे जब कटिंग हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा बच्चों पाई डिवाइडेड बाय 12 रेडियन पर आवर. अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर है. मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करता हूँ और जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो याद रखिए 15 डिग्री पर आवर इज द स्पीड ऑफ अर्थ. ज़मीन हर घंटे में 15 डिग्री एंगल कवर करता है. ज़मीन हर
घंटे में 15 डिग्री एंगल कवर करता है। इसी तरह अगर देखें जो आर हैंड है वो 30 डिग्री कवर करता है हर घंटे में। क्लियर? तो आर हैंड जो है वो ज़मीन के मुकाबले में 2 टाइम्स तेज़ दौड़ रहा है जो आर है। और फिर मिनट का अगर आप कंपैरिजन करें तो मिनट 12 टाइम्स तेज़ दौड़ रहा है। और फिर अगर मिनट और सेकंड का करें तो 60 टाइम्स तेज़ दौड़ रहा है। और अगर सेकंड और आर का करें तो वो 720 टाइम्स तेज़ ट्रेवल करेगा। जब घंटे की नीडल एक चक्कर पूरा करता है तो मिनट की नीडल 12 चक्कर लगा चुका होता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको 600 रेवोल्यूशन पर मिनट दिए गए हैं। द एंगल डिस्क्राइब बाय द शिफ्ट इन रेडियन इन 1 सेकेंड इज, बच्चों ओमेगा वंस अगेन हम ले रहे हैं थीटा और डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा हमारे पास 600 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू थीटा, और टाइम को बीच से आप निकाल दें क्योंकि टाइम 1 सेकेंड है। चले यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 600 रेवोल्यूशन की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 पाई रेडियन, और मिनट की जगह पे मैं लिखूंगा 60 सेकेंड। ये इसके साथ कट जाएगा और 10 2 20 पाई इज द आंसर। बी इज द बेस्ट आंसर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच। बच्चों अगर मैं एक घड़ी ड्रा करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे बेख्वानदा सी घड़ी बन जाएगी। ये रहा, आप अगर देखें तो ये हमारे पास घड़ी आ गई है, और इस घड़ी में अगर हम देखें तो जो सबसे फास्टेस्ट नीडल है दैट इज सेकंड हैंड। सेकंड हैंड की स्पीड अगर आप मालूम करना चाहें, सेकंड हैंड की स्पीड अगर आप मालूम करना चाहें तो इंतहाई आसान है। आप ले लेंगे ओमेगा, ओमेगा और यहाँ पे आ जाएगा वो कितना एंगल कवर कर रहा है और टाइम कितना होगा। तो बच्चों याद रखिए एंगल जो कवर कर रहा है सेकंड, एक चक्कर में जो एंगल कवर कर रहा है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है, 2 पाई रेडियन। और जो टाइम है वो एक्चुअली 60 सेकंड है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 30। द बेस्ट आंसर इज चार्ली। चार्ली इज द बेस्ट आंसर। सर इसके अलावा जो मिनट और आर के स्पीड है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इसी लेक्चर में। जो आर की स्पीड है वो 30 डिग्री पर आर है। एक घंटे में जो घंटे की नीडल है वो 30 डिग्री एंगल कवर करता है। मिनट जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। सेकंड जो है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री कवर करता है। ज़मीन जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री कवर करता है। आप इनके रेशोज़ और आप इनकी स्पीड्स को डिटेल में स्टडी करें। एग्जामिनर के मूड का कुछ पता नहीं चलता कि वो आपसे किस किस्म का क्वेश्चन पूछता है। ओके बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी है तो ये एक्चुअली टी यहाँ पे लिखा है, ये एक्चुअली एफ है। आपसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है और ये स्टेशनरी वेव्स हैं जो कि हम रबाब और गिटार में ऑब्जर्व करते हैं। इसमें अगर स्ट्रिंग ऐसा हो जिसकी अगर आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखी हो जो कि V/2L के बराबर है, और V हम जानते हैं बच्चों कि V/T×L डिवाइडेड बाय M के बराबर है, और साथ में इसके साथ 1/2L भी आ जाएगा। अब टेंशन के साथ क्या किया जाए कि फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए, तो टेंशन आपने 4 टाइम्स लेना होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। क्लियर? ओके, लॉन्गिट्यूडल ट्रेवल मोर स्लोली इन गैसेस देन सॉलिड्स। और ये तो हम बचपन से जानते हैं कि स्टील में और सॉलिड्स में जो साउंड की स्पीड है वो तेज़ है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड gases. Sinusoidal waves are generated in a large ripple tank. The waves travel at 25 centimeter per second. तो जो स्पीड है वो आपको गिवन है और वो 25 सेंटीमीटर
मीटर पर सेकेंड है। देयर एडजेसेंट क्रेस्ट्स आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। बच्चों आप लोग थोड़ा सा वेव को स्टडी करेंगे, तो जब आप लोग वेव को स्टडी करेंगे तो हम जानते हैं कि क्रेस्ट और क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेम्डा के बराबर है। मतलब लेम्डा देने का जो उसका स्टाइल है वो थोड़ा सा मुनफरिद स्टाइल है। वो ये नहीं कहता कि लेम्डा वेवलेंथ इसका 5 सेंटीमीटर है, बल्कि वो कह रहे हैं कि क्रेस्ट और क्रेस्ट का डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। लेम्डा बच्चों 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। आपने क्या मालूम करना है? टाइम मालूम करना है फॉर 1 साइकिल, जिसका मतलब है कि ये कोई आम टाइम नहीं है बल्कि ये टाइम पीरियड है। अच्छा, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू एफ लेम्डा, V इज इक्वल टू एफ लेम्डा, और F इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लेम्डा। अब आंसर जो है वो V डिवाइड बाय लेम्डा नहीं है, बल्कि आंसर है लेम्डा डिवाइड बाय V, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स है। लेम्डा बच्चों 5 है, V जो है वो 25 है। आंसर आ जाएगा 1/5, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। द बेस्ट आंसर इज डेल्टा 0.2 सेकेंड। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड। याद रखें, अगर देखा जाए तो ये मैंने एक वेव ड्रा कर दी है बच्चों, इसमें ये एंटी नोड हो गया है, ये नोड हो गया है, ये नोड हो गया है, और ये एंटी नोड हो गया है। सिमिलरली ये नोड हो गया है। बच्चों लेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें ना तो ये लेम्डा है। यहाँ से जहाँ पे मैंने फिंगर रख दी है, यहाँ से लेके वहाँ तक ये कंप्लीट वेव है, एंड दैट इज लेंथ ऑफ द वेव। आप लोगों ने कंजेक्टिव क्रेस्ट कंजेक्टिव ट्रफ पढ़ा है, दोनों से एक ही आंसर आता है। अब जरा आप चेक करें, यहाँ तक अगर लेम्डा है तो यहाँ तक जो होगा वो लेम्डा बाय 2 होगा, और फिर ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस लेम्डा बाय 4 होगा। जो बेस्ट आंसर होगा वो डेल्टा होगा। कंजेक्टिव नोड और एंटी नोड के दरमियान लेम्डा बाय 4 है, कंजेक्टिव नोड और नोड के दरमियान लेम्डा बाय 2 है, और नेक्स्ट अगर आएगा तो फिर वो लेम्डा के बराबर आएगा। स्ट्रिंग क्लेम एट्स इट बोथ एंड्स वाइब्रेट इन फॉर 4 सेगमेंट्स। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 150। रबाब और गिटार का कहा जा रहा है स्टेशनरी वेव्स हमारे पास आ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि 4 सेगमेंट्स हैं हमारे पास, 4। क्लियर? तो 4 सेगमेंट्स हैं। आपने 4 सेगमेंट्स के बारे में देखना है कि हम क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से वेवलेंथ के बारे में निकाल सकते हैं। बच्चों अगर मैं यहाँ पे 4 सेगमेंट्स ड्रा करूँ, ये 2, 3 एंड 4, और ये से यहाँ पे ऐसे हो जाए, तो याद रखें एक वेवलेंथ में 2 लूप्स होते हैं, एक वेवलेंथ में 2 लूप्स होते हैं। तो फिर जब 4 लूप्स होंगे तो ये 2 वेवलेंथ होंगे, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर है। तो जो लेंथ होगा बच्चों वो 2 लेम्डा के बराबर है। क्लियर? और लेंथ जो है वो 150 सेंटीमीटर है। 2 कैंसिल हो जाएगा, लेम्डा बराबर है 75 सेंटीमीटर। वो स्टूडेंट जिनको ये समझने में मसला हो कि सर ये 2 लूप्स में एक वेवलेंथ कैसे होता है, आप स्टेशनरी वेव्स जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक सिंपल सा जर्नल सा फार्मूला हम लिखते हैं, एंड दैट इज लेम्डा n बाय 2। ये है बच्चे जर्नल फार्मूला। इसमें n क्या है? n जो है नंबर ऑफ लूप्स हैं। तो यहाँ पे 4 लूप्स हैं, आप यहाँ पे 4 पुट करें, 4 पुट करें, 2 1 और 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से ये आ जाएगा। कॉमन सेंस से भी आप इसको समझ सकते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है,
तो देखा जाए तो ये इलास्टिसिटी हो गया है और ये डेंसिटी हो गया है, और स्पीड जो है वो एक्चुअली बराबर है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीप्लिकेशन के। हम जानते हैं कि प्रेशर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, तो जो बेस्ट आंसर होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा, सीपी एंड सीवी। बच्चों याद रखें, अगर मैं आपसे एक आसान क्वेश्चन पूछूं और वो ये क्वेश्चन हो कि अगर मैं एक सिस्टम ले लूं या चाय का बर्तन ले लूं और मैं बर्तन को आग के नीचे रखूं और एक बर्तन पे सर हो और एक पे सर ना हो, तो कौन हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? तो जहाँ पे पिस्टन नहीं होगा, जहाँ पे सर नहीं होगा, वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो सीपी जो है वो सीवी से ग्रेटर है, और हम जानते हैं कि ये जो ग्रेटर है बच्चों, ये आर को आप ऐड करेंगे तो ये इतना सीपी जो है वो सीवी से ग्रेटर होगा। सीटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखें वो इन्फानाइट के बराबर है, और कांस्टेंट आइडियाबैटिक में जो है वो 0 के बराबर है। आइसोकोरिक में जो वैल्यू है वो सबसे कम है, आइसोबैरिक में ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है, आर को आप प्लस करेंगे। इन सर्टन प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इंफॉर्मेशन होगी। आप अगर किसी भी सिस्टम को हीट देंगे वो 2 काम करेगा। नंबर 1 हो सकता है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करे, और सेकंड वो रिमेनिंग एनर्जी जो है वो वर्डन में कन्वर्ट करेगा। 4 किस्म के प्रोसेस हमने इसके एप्लीकेशन में पढ़े हैं, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक। अच्छा, 200 जूल एनर्जी आपने दी है बच्चों, और 50 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू बराबर है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। साइन कन्वेंशन जो हम अपनी आसानी के लेते हैं, डेल क्यू पॉजिटिव होगा जब आप हीट से अप्लाई करेंगे, डेल क्यू नेगेटिव होगा जब सिस्टम से हीट लिया जाएगा, डेल यू पॉजिटिव होगा जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, डेल यू नेगेटिव होगा जब इंटरनल एनर्जी कम होगी, डेल डब्ल्यू पॉजिटिव होगा जब सिस्टम काम करेगा, और डेल डब्ल्यू नेगेटिव होगा जब सिस्टम पे काम किया जाएगा। यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो डेल क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर है, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, और डेल क्यू जो है वो 200 जूल हो जाएगा, और यहाँ पे 50 जूल हो गया है। बच्चों एक आसान क्वेश्चन, एंड दैट इज 150 जूल इज द